मान्यवर, इस एसआईआर पर गहन पुनर्निरीक्षण पर एक तरफा 4 महीने से झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। और मेरा आग्रह है सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों, मैंने एसआईआर की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो एसआईआर हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। आप बेटे बेटे ज्ञान मत दीजिए। मान्यवर, ये देश के संविधान में मान्यवर, ये देश के संविधान के अनुच्छेदों से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। माननीय, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये तीनों चीजें किसने देखनी है मान्यवर?
चुनाव आयुक्त को देखनी है, चीफ इलेक्शन इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा को आप ताक पर रखो। मैं आज कहना चाहता हूं मान्यवर, बिहार की जनता ने एक बहुत महान फैसला किया है घुसपैठिया बचाओ यात्रा के खिलाफ जनादेश दिया। और बंगाल भी ये करने जा रहा है मान्यवर, आने वाले दिनों में करेंगे, उनको मालूम नहीं। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी थे। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं?
समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, एक बीच में एक घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं कटते थे, कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं कटते थे, एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयम्बटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है तो उसका नाम कोयम्बटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था, क्योंकि 2010 में मैं बताता हूं, मैं बख्शूंगा नहीं, आप चिंता मत करो, क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो एक गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? मानिए, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए। ये गहन पुनर्निरीक्षण। और मैं आज इस मंच से, आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर, नहीं रह सकते। एक मान्यवर, एक प्रेस में कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं बीजेपी के एजेंट को, केस हारते हैं तो जज पर आरोप कर देते हैं, चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर आरोप करते हैं, ईवीएम की दलील अब गले नहीं उतरती तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आए, वोट चोरी का मुद्दा लेकर पूरा बिहार में यात्रा निकाली, फिर भी हार गए। अब हारने का कारण आपका नेतृत्व है, ये हारने का कारण ईवीएम और मतदाता सूची नहीं। और अगर ये मानते हैं मान्यवर, अगर ये मानते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है, भगवान करे मैं गलत पड़ जाऊं, कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे। एक दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता इनका हिसाब मांगेंगे कि इतने चुनाव कैसे हार गए। मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद, देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं
कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर, कल देर रात को मान्यवर मैं मेरा भाषण तैयार करूंगा, तो मैंने अपने आप को पूछा कि ये सब इतना स्पष्ट है तो ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मेरी समझ में अगर इतना पढ़कर आता है तो उन्होंने भी तो पढ़ा होगा। ये मुद्दा क्यों उठा रहे। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। ये 200 बार भी बहसकार करेंगे, एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए। मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब। मान्यवर, इन्होंने कहा कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते हैं। मान्यवर, 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर कर जीते हैं। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है।